गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात। क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में बार फिर से तुम सब लोगों का वेलकम करती हूँ। और अभी अपना चैप्टर 6 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो चैप्टर 6 का ही हम एक दो टॉपिक अभी आज कवर करेंगे। देखो चैप्टर 6 में बेटा अभी तक मैंने तुम्हें जितना कराया है एक बार फिर से तुम्हें फिंगर्स पे काउंट करा देती हूँ। हमने पहले दिन निष्कर्षण के सिद्धांत शुरू किए, ठीक है। निष्कर्षण के सिद्धांत में सबसे पहले आता था अयस्क को पीसना, दूसरा आता था अयस्क का सांद्रण, उसके बाद तीसरा आता था अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना, अयस्क का उससे ऑक्साइड बनाना। उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था अयस्क के ऑक्साइड का अपचयन, अलग अलग विधियों द्वारा अयस्क के ऑक्साइड को कैसे अपचयन किया जा सकता है, ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा, ठीक है। अच्छा, आज जो हमें पढ़ना है बेटा, क्योंकि अपचयन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है और लगभग जो बाहर की अशुद्धियाँ होती हैं वो हम अयस्क में से निकाल चुके हैं। अब एक अपचयन का जो प्रक्रिया है वो बची रह गई है, जबकि मैंने कल शुद्धिकरण स्टार्ट कर दिया था अयस्क का, लेकिन एक अपचयन की विधि बची रह गई थी एल्यूमिनियम की, जो बुक में अलग से दे रखी है, पर मैंने वो भी आज ले ली है। पहले सारी अपचयन की विधियाँ ही एक साथ पूरी हो जाए, उसके बाद फिर हम शोधन को, धातु के शोधन का जो पूरी प्रक्रिया है उसको पढ़ेंगे। देखो इसमें एल्यूमिना का विद्युत अपचयन कराया जाता है। प्रक्रम का नाम है हॉल हेरॉल्ड प्रक्रम। हॉल हेरॉल्ड वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इस प्रक्रम को सबसे पहले कराया था। देखो एल्यूमिना के लिए इतना लंबा चौड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एल्यूमिना है उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, एल्यूमिना का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है। एल्यूमिना का गलनांक कितना होता है? गलनांक एल्यूमिना का मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये देखिए 2323 केल्विन, 2323 केल्विन तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान। टंगस्टन के का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या जो गलनांक होता है उससे भी अधिक तापमान इसका आता है। अब इसका इतने तापमान पर गर्म करने के लिए, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम को पहले द्रव अवस्था में लेकर आना पड़ेगा शुद्ध करने के लिए, तो इसको अगर द्रव अवस्था में बदले एल्यूमिना को, तो इतना अधिक तापमान हमें देना पड़ेगा, इतनी अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तापमान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एल्यूमिना में हम क्रायोलाइट मिला देते हैं और फ्लोरोस्पार मिला देते हैं। देखो मैंने दोनों के सूत्र के साथ नाम यहाँ लिखा हुआ है, Na3AlF6 क्रायोलाइट का सूत्र है और CaF2 फ्लोरोस्पार का सूत्र। तो फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट दोनों मिलाए जाते हैं एल्यूमिना में। प्रतिशत मात्रा कितनी रखी जाती है? एल्यूमिना 20%, क्रायोलाइट 60% और फ्लोरोस्पार 20% रखा जाता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर एक उपकरण लिया है जिसमें इसका अपचयन कर रहे हैं, हम एल्यूमिना का विद्युत अपचयन कर रहे हैं, उसमें हमने कार्बन की एक परत अंदर की तरफ लगाई है जिसको कैथोड की तरह से उपयोग में लाया जाता है। बीच में हमने कुछ छड़े लगा रखी हैं ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट की छड़े हैं जिनको एनोड की तरह से उपयोग में लाया जाता है। देखो विद्युत के लिए हमें दो ही इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, कैथोड और एनोड दोनों हमारे पास आ गए, दोनों ही कार्बन की। ग्रेफाइट पे कार्बन का ही अप्रूव होता है और कार्बन की परत हमने यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो विद्युत प्रवाहित करने पर ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। और जो क्रायोलाइट मिलाया, क्रायोलाइट इसके तापमान को, इसके गलनांक को, एल्यूमिना के गलनांक को 2323 केल्विन को 1173 केल्विन पर लाकर रोक देता है। लगभग 1100 केल्विन के टेम्परेचर पर रोक देता है, जो 2300 केल्विन टेम्परेचर था उसको 1100 केल्विन पर लाकर रोक देता है। इसका मतलब कुल मिला के 1100 तापमान का अंतर आ जाता है केवल क्रायोलाइट मिलाने से, ठीक है। अब जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। पहली अभिक्रिया है एल्यूमिना, हमारे पास है एल्यूमिना कार्बन से अभिक्रिया करेगा, ये जो अंदर वाला कार्बन, इस कार्बन से अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिना क्योंकि तापमान बहुत अधिक है, तापमान हमने विद्युत प्रवाहित की हुई है तो तापमान बहुत अधिक है, तो एल्यूमिना एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में विभाजित हो जाता है। अब ये जो एल्यूमिनियम आयन है ये ऑक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम
जो कि द्रव की फॉर्म, और जो ऑक्साइड आयन है वो ऑक्सीजन बना देते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ बनी थी, ये इस बनी हुई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। ये पहली अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रियाएं क्या हैं, जिनमें हम ये बताएंगे कि क्रायोलाइट जो है, हमने लिया हुआ है क्रायोलाइट, इतने अधिक तापमान पर वो क्रायोलाइट भी विभाजित होता है। किस किस में विभाजित होता है? सोडियम फ्लोराइड में और एल्यूमिनियम फ्लोराइड विभाजित होता है। ठीक है, अब Na3Al6 तुम देखो, 3 Na है, उसके साथ हमने 3 फ्लोरीन लगा दिए और एल्यूमिनियम के साथ 3 लगेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो NaF और Al3 ये बन गए। ठीक है, अब जो Al3 है वो एल्यूमिनियम आयन में और फ्लोराइड आयन में विभाजित हो जाता है। एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम में परिवर्तित होगा। अब Al2O3 वही अभिक्रिया जो अभिक्रिया पहले हुई थी, Al2O3 कार्बन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब जो हमारा एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में बना, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम बना ये Al2O3 के विघटित होने से जो एल्यूमिनियम बना, ये एल्यूमिनियम पहले फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाता है और फिर से एल्यूमिनियम फ्लोराइड वापस एल्यूमिनियम आयन फ्लोराइड आयन में बदल जाता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बची हुई ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है अपनी एल्यूमिना का विद्युत अपचयन करने की, जिसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है, क्योंकि ये एक कारण बताओ में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि एल्यूमिना का विद्युत अपचयन करने के लिए क्रायोलाइट मिलाने की क्या जरूरत होती है, क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है? तो उसका कारण क्या है कि क्रायोलाइट एक तो विलयन की चालकता को बढ़ा देता है, क्योंकि ये एक विद्युत अपचायक है, उसकी चालकता को बढ़ा देगा। दूसरा, उसकी गलनांक को कम कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट और क्लोरीन का साथ साथ उसको मिला देते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, और उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। दूसरे भाग में हम धातु का शोधन शुरू करेंगे। मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ, जरूरत पड़ेगी इसे मिटाएंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं मिटाएंगे। धातु का शोधन। ठीक है, धातु के शोधन में एक चीज, एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम साइंस में जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत लगा हुआ होता है। मुश्किल सिद्धांत नहीं है, अगर तुम उसको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में समझ लो तो वो आसानी होता है। देखो, धातु का शोधन भी इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसका गलनांक कितना है, उसका पतनांक कितना है, वो जल्दी से द्रव में बदल जाती है या वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाती है, उस पर धातु का शोधन निर्भर करता है। एक शोधन की विधि मैंने तुम्हें बताई थी उस दिन, और वो मैं वापस बता रही हूँ दोबारा। उसका नाम है आसवन, या इंग्लिश में इसको डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, देखिए, ये प्रक्रिया उन धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है जिन धातुओं के पतनांक कम होते हैं। पतनांक कम हो, ठीक है। पतनांक कम होने का को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि जो धातु आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। जैसे कौन कौन सी है? मरकरी उनमें से एक धातु है जो आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। जिंक उनमें से एक धातु है जो आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। अब आसानी से वाष्पीकृत होने का, मरकरी का तुम्हें पता ही है कि थर्मामीटर में मरकरी लगी हुई होती है, क्योंकि हमारा वो जैसे ही हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है वैसे ही मरकरी आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को यहाँ पर उपयोग में ले आते हैं। हम क्या करेंगे, पहले धातु को द्रव में बदलते हैं, द्रव को वाष्प में बदलते हैं, वाष्प को फिर ठंडा करते हैं और ठंडा करके फिर ठोस धातु में बदलते हैं। फिर से द्रव में बदलेगी और द्रव से फिर ठोस होगी।
द्रव फिर ठोस धातु में बदल जाता है। तापमान में घटा है तो ठोस धातु में बदल जाता है। देखो अब इससे अशुद्धियों को कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि हम तो शोधन कर रहे हैं, अशुद्धियों को हटा रहे हैं। अशुद्धियों के लिए सिद्धांत यहाँ पर क्या होता है कि अशुद्धियों के परिणाम अधिक होते हैं। अशुद्धि वाष्पीकृत नहीं। ठीक है, सिद्धांत क्या है, धातु वाष्पीकृत हो जाती है आसानी से, परिणाम कम है उसका, लेकिन अशुद्धि वाष्पीकृत नहीं होती। तो अशुद्धि यहीं पर इसी स्टेप पर आकर अलग हो जाएगी। अशुद्धि द्रव में तो बदलेगी, धातु के साथ साथ द्रव में बदल जाएगी, लेकिन धातु के साथ साथ वाष्पीकृत नहीं हो पाएगी। इसलिए इसी स्टेप पर आकर, इसी लेवल पर आकर दोनों अलग अलग हो जाती है। अब जो हमें दोबारा से द्रव प्राप्त होगा वो केवल धातु का, शुद्ध धातु का प्राप्त होगा, उसको हम ठोस में परिवर्तित कर लेंगे। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये क्या है, अपना पहली विधि है शोधन की आसवन। अब दूसरी विधि में लिख रहे हैं शोधन की द्रवीकरण। द्रवीकरण या लिक्विडेशन, देखो जैसा नाम बता रहा है वैसा ही इसका काम है, उसी सिद्धांत पर आधारित है। धातु को द्रव में बदलना, ठोस धातु को द्रव में बदलना। तो यहाँ पर गलनांक उपयोग में लाया जाता है। जिन धातुओं के गलनांक कम होते हैं, कम गलनांक वाली धातु, किस किस का, लेड, टिन, इन धातुओं के गलनांक कम होते हैं। जिन धातुओं के गलनांक कम होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, धातु को द्रवित करेंगे। धातु तो द्रव में बदल जाएगी, लेकिन जो अशुद्धि है उसका गलनांक अधिक है, वो द्रव में नहीं बदलेगी। ठीक है, अशुद्धि द्रव में नहीं बदलती है। अब द्रव को फिर ठोस धातु में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठोस धातु जो कि शुद्ध होती है, शुद्ध धातु होती है, और अशुद्धि द्रव में नहीं बनती। अशुद्धि कम तापमान पर द्रवित नहीं हो। ये बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब उसके बाद का जो अपना तीसरा शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं पोलिंग। हरी लकड़ी के डंडे। इसका उदाहरण किस धातु के लिए उपयोग में लाई जाती है पोलिंग? कॉपर। कॉपर धातु के शोधन के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो अशुद्ध कॉपर धातु है उस अशुद्ध कॉपर धातु के अंदर हरी लकड़ी के डंडे डालते हैं। हरी लकड़ी के डंडे डालने पर जो कॉपर धातु है वो तो लकड़ी से अभिक्रिया करेगी क्योंकि धातु है और वो कार्बनिक पदार्थ है। वैसे भी कॉपर तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु नहीं है, तो अभिक्रिया नहीं करेगी उसके साथ। जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ इस हरी लकड़ी के डंडे के साथ अभिक्रिया कर लेगी। जो उसका हरा कण है वो अभिक्रिया करने के लिए उनको मजबूर कर देता है, तो उसके साथ अशुद्धियाँ अभिक्रिया कर लेती हैं और धातु अभिक्रिया नहीं करती। अशुद्धि क्रियाशील, यहाँ पर हमने सिद्धांत क्या लिया कि अशुद्धि क्रियाशील है और धातु उतनी क्रियाशील नहीं है, इसलिए धातु बची रह जाती है और अशुद्धि क्रिया करके डंडे के ऊपर आ जाती है। फिर डंडे को हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, हमारे पास कॉपर धातु बची रहती है। ये अपना पॉलिंग की प्रक्रिया है। अच्छा, अब इसके बाद आती है अपनी
बाद जो अपने अगली प्रक्रिया है बेटा विद्युत शोधन। और इसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, शोधन के लिए रिफाइनिंग बोला जाता है और विद्युत के लिए इलेक्ट्रो बोला जाता है। इसका भी अपने किताब में उदाहरण कॉपर का ही दिया, तो ये भी हम कॉपर के लिए ही पढ़ेंगे। देखो कॉपर के लिए क्या कैसे पढ़ेंगे, जो अशुद्ध कॉपर है उसका एनोड बनाएगा और जो शुद्ध कॉपर है उसका कैथोड बनाएगा। और जो विद्युत अपघटन है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया है। देखो अब ध्यान से समझना बेटा, ये हमने एक कंटेनर के अंदर एनोड लिया हुआ है और ये कैथोड लिया हुआ है, माइनस है ये प्लस, और यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये CuSO4 का विलयन लिया। अभिक्रिया क्या होगी, जो शुद्ध कॉपर है वो क्रिया नहीं करेगा क्योंकि कॉपर तुम्हें पता है क्रियाशील धातु नहीं है। जो अशुद्ध कॉपर है क्योंकि उसके अंदर अशुद्धि उपस्थित है तो वो अशुद्ध कॉपर इसमें घुलना शुरू हो जाता है। घुलना शुरू होगा तो जो एनोड की प्रक्रिया है, देखो ये एनोड की प्रक्रिया लिखते हैं, एनोड कॉपर घुलकर कॉपर आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन। ये बात आई समझ में। एनोड क्योंकि अशुद्ध है इसलिए विलयन में घुलना शुरू हो जाता है। एनोड पर भी कॉपर की छड़ ले रखी है हमने, वहाँ भी कॉपर से ही मतलब है, अशुद्धि से मतलब है नहीं। कॉपर आयन में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब कैथोड पर ये जो कॉपर आयन है क्योंकि इनके ऊपर धनात्मक आवेश है और कैथोड के ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो ये कॉपर आयन अब कैथोड पर चलेगा, कैथोड पर जाकर ये कॉपर धातु में बदल जाएगा और जो कैथोड की छड़ है धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी। ठीक है, एनोड घुलता चला जाता है और कैथोड की छड़ मोटी होती चली जाती है। तो एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न में ये भी पूछ लेते हैं कि समय समय पर विद्युत शोधन की प्रक्रिया में हमें एनोड की छड़ को क्यों बदलते रहना पड़ता है। कारण क्या है, एनोड यहाँ घुल जाएगा, घुलने के बाद खत्म, दूसरा एनोड लगाना पड़ेगा। अगर हमें और कॉपर को शुद्ध करना है तो अशुद्ध कॉपर की एक और छड़ एनोड के रूप में वहां लगानी पड़ेगी। तो यही कारण है क्योंकि एनोड विलयन में घुलता है, घुलने के बाद जो कॉपर आयन बनते हैं वो शुद्ध होकर शुद्ध कॉपर की छड़ जो कि कैथोड का काम कर रही है उस कैथोड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से कॉपर का शुद्धिकरण कर लिया जाता है। कैथोड को बाहर निकाल लेंगे, कैथोड की छड़ को, जितना कॉपर उसके ऊपर अतिरिक्त लगा हुआ है वो कॉपर अलग स्ट्रेच कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, वहाँ से हटा लिया जाता है। ये बात आई समझ में बेटा। तो ये अपना विद्युत शोधन था। अब विद्युत शोधन के बाद आते हैं इंग्लिश में इसको जोन रिफाइनिंग, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो बेटा, जोन रिफाइनिंग में क्या करेंगे, ये अशुद्ध धातु की हमने छड़ ली, इस अशुद्ध धातु की छड़ के ऊपर ऐसे करके एक हीटर चलाया जाता है, सर्कुलर हीटर बोलते हैं, ऐसे करके एक हीटर चलाया जाता है लगातार। तो वो अशुद्ध धातु पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे अशुद्ध धातु की छड़ को, ये हीटर चल रहा है, सर्कुलर हीटर चल रहा है, धातु की छड़ को ऐसे अंदर बाहर करते जाते हैं। करने पर क्या होगा, धातु द्रव में बदल जाएगी, अशुद्धि द्रव में बदल जाएगी। उसके बाद दोनों का क्या होता है,
ये चित्र की सहायता से देखो, ये यहाँ पर मैंने धातु की छड़ दी गई है और ये यहाँ पर एक सर्कुलर रीडर लगा, ये एक सर्कुलर रीडर। ठीक है, अब क्या होगा, सर्कुलर रीडर के अंदर इसका ये वाला भाग जा चुका है, मैंने इधर से डाल दिया इसको, ये वाला भाग जा चुका है। ठीक है, देखो जो अशुद्धि है द्रव के रूप में वही बनी है और जो धातु है शुद्ध धातु क्रिस्टल। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तुम्हें बताया कि दोनों ही द्रवीकृत हुए थे, लेकिन जो ये वाला भाग है जिसमें अपनी शुद्ध धातु आएगी, क्योंकि दोनों के तापमान में अंतर है। ये मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में बताया कि दोनों का गलनांक भी अलग होता है, अशुद्धि का और शुद्ध धातु का, और दोनों का पतनांक भी अलग होता है। तो जो इनका अलग है गलनांक, तो अलग गलनांक होने के कारण धातु पहले गलित अवस्था में आ गई और अशुद्धि बाद में गलित अवस्था में आ गई। तो पहले गलित अवस्था में आने के कारण अब इसका छड़ का वो भाग जिस पर गलित अवस्था में धातु लगेगी बाहर की तरफ, मतलब कि वो अब हीटर के संपर्क में नहीं है, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा, क्रिस्टल बना देगा। और जो भाग अशुद्धि का भाग है वो इसके अंदर अशुद्धि क्रिस्टल में नहीं बदल सकती। ठीक है, वो एक बार द्रवित हो गई तो हो गई, उसके बाद वो क्रिस्टल में नहीं बदलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसी चीज को उपयोग में लाया जाता है कि अशुद्धि एक बार द्रव में बदलने के बाद क्रिस्टल में नहीं बदलती, ठोस अवस्था में नहीं आती, जबकि धातु ठोस अवस्था में आ जाती है। तो इसी सिद्धांत को यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है, जॉन शोधन के उपयोग में। ठीक है, इस विधि के द्वारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, दोनों ही अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, दोनों ही अर्धचालक हैं और दोनों को ही ट्रांसफार्मर में यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, पीएनपी बनाने के लिए, एनपीएन बनाने के लिए, तो इसलिए इनको बहुत शुद्ध अवस्था की इनकी जरूरत पड़ती है। तो इनके केस में हम जॉन शोधन उपयोग में, विधि को उपयोग में लाते हैं। ये बात क्लियर हुई बेटा? अब मुझे तुम्हें वाष्प शोधन विधि और साथ साथ तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि मैं वीडियो बनते बनते स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रही, तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो। देखो अब जो है वाष्प शोधन, वेपर फेज रिफाइन, वेपर फेज रिफाइन। देखो जैसे नाम ही बता रहा है, अपने प्रक्रम का नाम बता रहा है, वेपर मतलब हमें पहले वाष्पीकृत करना पड़ेगा। जिन धातुओं को आसानी से वाष्पीकृत किया जा सकता है वही धातु इस विधि के द्वारा शोधित की जाती है। ठीक है, अब ये जो वाष्प शोधन है, इस वाष्प शोधन को दो भागों में बांटा जाता है। इसका एक भाग मोंड का प्रक्रम, जिसके द्वारा निकेल धातु को शोधित किया जाता है, निकेल का शोधन किया जाता है। कैसे करते हैं निकेल का शोधन? देखो निकेल को पहले गर्म करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, निकेल टेट्रा कार्बोनिल बन जाएगा। तापमान रहेगा 350 से 450 केल्विन। बात आई समझ में? निकेल धातु 350 से 450 केल्विन तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके निकेल टेट्रा कार्बोनिल बना लेंगे। इसका नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में लिख देते हैं, जिससे तुमको वर्ड नहीं समझो, इसे कार्बन
तो निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। निकेल धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। निकेल धातु यहाँ पर अपनी वाष्पीकृत अवस्था में प्राप्त होगी, उसको फिर द्रवीकृत किया जाता है, उसके बाद फिर उसको उस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाष्प के रूप में ही होती है, गैस के रूप में ही होती है, तो वहीं से निकल जाएगी, उसकी कोई अशुद्धि नहीं बचेगी। देखो इसके पीछे सिद्धांत क्या था, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से क्यों इसको अभिक्रिया कराया, क्योंकि अशुद्धि कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करती। अब अशुद्धि कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करेंगे तो जैसे ही निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करना पड़ेगा, अशुद्धि अलग होती चली जाएगी। ये बात है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, वाष्प शोधन भी और जोन शोधन भी दोनों बहुत, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा, अब इसका दूसरा भाग है वॉन आर्गन वॉन आर्गन, ये भी वाष्प शोधन का ही एक, ये उपयोग में लाया जाता है जर्कोनियम और टाइटेनियम इन धातु, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, जर्कोनियम और टाइटेनियम, इनके लिए उपयोग में लाया जाता है। यही से काम यही करना है, बस यहाँ पर जिसके साथ अभिक्रिया करानी है वो सबको पदार्थ बदल जाएगा। जर्कोनियम आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएगी और ये बदल जाएगा Zr4, ठीक है। कितने तापमान पर, लगभग 810 केल्विन तापमान। फिर ये Zri4, इसको हम लगभग 1800 केल्विन तापमान पर जर्कोनियम में और आयोडीन में वापस बदल देंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो आयोडीन अलग हो गई है, जर्कोनियम हमारे पास शुद्ध अवस्था में आ गया है। अभिक्रिया कराने के पीछे का कारण क्या था कि अशुद्धि जो उसके साथ मिली होती है जर्कोनियम के या टाइटेनियम के, वो आयोडीन से अभिक्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाती, जबकि जर्कोनियम और टाइटेनियम आयोडीन से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। ये बात समझ में आई। तो ये अपने शोधन की विधियाँ थी। अब एक आखिरी प्रयोग और बचा हुआ है, ठीक है। तब तक तुम चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, क्योंकि उसका मुझे चित्र बनाना है। ये अपना लास्ट है, धातु के शोधन का लास्ट छठा भाग है, वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन तो पहले भी पढ़ चुके हो, जो अपना चैप्टर नंबर 5 था उसमें अधिशोषण में हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है। एक अधिशोष्य होता है और एक अधिशोषक होता है। तो जो अधिशोषक होता है वो अधिशोष्य को अपनी सतह के ऊपर आने की इजाज़त दे देता है, लगने की इजाज़त दे देता है उसके अणु को। वही सिद्धांत यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। देखो मैं चित्र की सहायता से समझा रही हूँ। वर्ण लेखन में हमने क्या किया, ये एक कॉलम लिया हुआ है, इसे कॉलम वर्ण लेखन भी बोलते हैं। तो वर्ण लेखन का प्रकार है कॉलम वर्ण। एक कॉलम लिया हुआ है और उस कॉलम को ऐसे समझो कि जैसे मैंने ये लिया, ये कॉलम, ठीक है, कॉलम का आकार, ये कॉलम लिया, इसको मैंने यहाँ पर अधिशोषक लगा दिया।
यही अधिशोषक यहाँ लगाया। ये अधिशोषक सिलिका जेल मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लगा दिया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर से द्रव में गुलित अवस्था में, द्रव में गुलित अवस्था है, विलायक है, विलायक और उसमें अशुद्ध धातु, ठीक है। विलायक और अशुद्ध धातु ये मेरा कॉलम था, इसके ऊपर मैंने यहाँ सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में लगाया था। अब ऊपर से मैंने क्या किया कि इसके ऊपर अशुद्ध धातु और एक विलायक का मिश्रण मैंने डाल दिया। विलायक ऐसा होना चाहिए जो अशुद्ध धातु के साथ अभिक्रिया ना करे, वो विलायक होना चाहिए। डाला मैंने, डालने पर क्या होगा कि जो अशुद्ध धातु है और जो उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं वो अलग अलग रंग के साथ अलग अलग जगह पर दिखाई देती। जैसे मैं दूसरा चित्र बना रही हूँ, ये अलग अलग जगह पर दिख रहा है। रंगीन पट्टी, अलग अलग रंग की पट्टियां दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। इस विधि को तभी उपयोग में लाया जाता है जब ऐसी 2-3 धातु एक साथ मिली हुई हो कि जिनको किसी और विधि से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अधिशोषक के ऊपर वो अलग अलग रंग बनाती है, अलग अलग रंग बना देती है अधिशोषित होने के बाद। तो ये अलग अलग रंग की पट्टियां हमें दिखाई दे जाती हैं। देखो ये अपनी ए आई, अगर मैं ऊपर से लिखती हूँ तो ये ए आई बी सी, सी को पहले निकालेंगे, उसके बाद बी को निकालेंगे, उसके बाद ए को निकालेंगे, इसको खोल करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। अब हम चैप्टर का अधिकतम भाग कर चुके हैं। इसमें हम शोधन तक, मतलब जो आखिरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी शोधन की, वो आखिरी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली। जहाँ जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लगाया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उन धातुओं का उपयोग बहुत ही शुद्ध अवस्था में किया जाता है। लेकिन उसके अलावा हमें अपनी जानकारी के लिए पूरे टॉपिक का पता होना चाहिए कि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से कौन सा प्रश्न रख देगा। अब जो हम कल पढ़ेंगे बेटा, कल लोहे का धातु कर्म पढ़ेंगे और कॉपर का धातु कर्म पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों अपने सिलेबस में। कल ये पढ़ेंगे और उसके बाद या तो चैप्टर अपना कल ही खत्म हो जाएगा, और नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भाग बचा रह भी जाता है तो एक दिन और लगेगा, उसमें चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 6 है। नोट्स शायद मैं इसके भेज चुकी हूँ, और अगर नहीं भेजे हैं तो मुझे एक बार मैसेज करके बता देना, तो मैं नोट्स में भेज दूँगी। और नोट्स अपने बनाने हैं, बनाने के साथ साथ चैप्टर की एक बार बुक से रीडिंग भी लगानी और डायग्राम्स ड्रॉ करके देखनी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर इसी चैप्टर के एक और टॉपिक